वापस लोग ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ लोग का रुझान बढ़ गया। क्या हम लोगों ने 2 साल जो ऑनलाइन में पढ़ाया वो बिल्कुल बस मैनेज करना था क्लास, या हम बच्चों को कुछ सिखा भी पा रहे थे? ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी में एक विकल्प था, लेकिन वो इस ऑफलाइन एजुकेशन की तरह पैरेलल विकल्प नहीं हो सकता है। आप एक तरीके से एक पैटर्न पे एक्टिंग करते हुए अपनी क्लासें लेते चले जा रहे हैं। आपको कब मुस्कुराना है वो सामने वाले के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या तय किया है कब आपको मुस्कुराना है। शिक्षक के एक्सप्रेशन में आर्टिफिशियलिटी, बॉडी लैंग्वेज में एक कृत्रिम बदलाव कभी भी बच्चे को सब्जेक्ट सिखाने में सार्थक नहीं हो सकता है। ऑफलाइन एजुकेशन करने का जो तरीका है वही एक मात्र विकल्प है। बच्चे जब ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो एक दूसरे के कंपटीशन बहुत अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्या पढ़ना है, उसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है क्या नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी चीज को पढ़ा रहे हैं जो केवल और केवल इंटरेस्टिंग होने की वजह से पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। किसी का टाइम वेस्ट करना। ब्रांड्स डू नॉट टीच, टीचर्स डू। और बस इतना ही बोला था कि बेटा तू एम्स में जाता है ना इलाज कराने, अपना कीमोथेरेपी कराने, वहां पे जो डॉक्टर्स तुम्हारा इलाज करते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट, उनमें एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनको कैंसर था, उन्होंने कैंसर से लड़ा और वो कैंसर के इलाज करते हैं, वो डॉक्टर हैं। कुंवर विजयन साहब कहते हैं कि किसी काम को करने की चाहें पहले आती है, जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती है। हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए आज के डेट में बैठ के कि ऐसे कौन कौन सी मेरे अंदर कमियां हैं जो मेरे को सिलेक्शन लेने से रोक रही है। कि आज से ये गलती मैंने करना बंद कर दिया, आज से ये काम मैंने बंद कर दिया। मैंने गांव-गांव के ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कराया है, बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ईश्वर की कृपा रही है उनके ऊपर। एटमॉस्फेयर में कोई नेगेटिव पर्सन है उसको भी अवॉइड करिए, चाहे वो आपका कितना भी अपना है। पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा देखिए। एडिसन ने कहा कि हमने 1200 ऐसे तरीके लोगों को बताए जिससे बल्ब नहीं बनता है। बेबाक न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी बेबाक न्यूज की टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप लोग अक्सर किसी पॉलिटिशियन, किसी सेलिब्रिटी के पास इंटरव्यू में हुआ करते हैं, और आज एक शिक्षक को अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का मौका आपने दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में ऑनलाइन काफ़ी प्रमोट हुआ है पिछले काफ़ी समय में। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2 साल तक ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से प्रमोट हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या एक नया विकल्प होगा, पढ़ाई करने का एक नया तरीका होगा। लेकिन जैसे ही कोविड के पैंडेमिक ख़त्म हुए, वापस लोग ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ लोग का रुझान बढ़ गया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ और लगभग हमारा ये 19 साल का सफ़र है पढ़ाने का। आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी हम कराया करते हैं, और इसमें लगभग पूरे देश के ही बच्चे हमारे यहाँ तैयारी करते हैं। ऑनलाइन में भी किया, पूरे देश के बच्चों ने तैयारी किया। लेकिन मैं एक सच स्वीकार करना चाहता हूँ आज आपके इस चैनल के माध्यम से। 2 साल के बाद अपने ही बच्चों को जिनको हमने ऑनलाइन में पढ़ाया था, जब उनकी हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और 2 साल पहले पढ़ाई हुई बातों को जब डिस्कस करते हैं, तो उनके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है जैसे ये कब पढ़ाया गया था। और उस समय बड़ा अजीब सा फील होता है कि क्या हम लोगों ने 2 साल जो ऑनलाइन में पढ़ाया वो बिल्कुल बस मैनेज करना था क्लास, या हम बच्चों को कुछ सिखा भी पा रहे थे। और ये लगभग सभी बच्चों के साथ हो रहा है। पेरेंट्स को भी ये बात का एहसास होने लगा है कि ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी में एक विकल्प था, लेकिन वो इस ऑफलाइन एजुकेशन की तरह पैरेलल विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और नेचुरली जब कोई भी टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो चीज़ों को सीखने में आसान बनाता है। हम ऑनलाइन में
एक्टिंग करके चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के आंख में आंख डाल करके जब हम ये समझते हैं कोई चीज़ पढ़ाने के बाद कि क्या बातें इसको समझ में आई है, क्या बातें नहीं समझ में आई है, बच्चे का एक्सप्रेशन देखते ही समझ में आता है कि जो एग्जाम्पल हमने कराया उसको कितना बेहतर समझ में आया होगा, कितना बेहतर नहीं। तो फिर क्या करते हैं, हम उसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल कराते हैं। तो आपको तो बच्चा देख पा रहा है, दूर से बैठा हुआ बच्चा आपको तो देख पा रहा है, आपके एक्सप्रेशन को तो समझ पा रहा है, लेकिन आपको कैसे क्लास लेना है, वो जो रिस्पॉन्स उससे मिलता है, उसके एक्सप्रेशन से जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से एक पैटर्न पे एक एक्टिंग करते हुए अपनी क्लासें लेते चले जा रहे हैं। आपको कब मुस्कुराना है वो सामने वाले के रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या तय किया है कब आपको मुस्कुराना है। और ये शिक्षक के एक्सप्रेशन में आर्टिफिशियलिटी, शिक्षक के बॉडी लैंग्वेज में एक कृत्रिम बदलाव कभी भी बच्चे को सब्जेक्ट सिखाने में सार्थक नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात हर बच्चे को समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन एजुकेशन करने का जो तरीका है वही एक मात्र विकल्प है। मजबूरी है, अगर पैंडेमिक है, जान जाने की जहां बात आ रही हो, वहां पे ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं हम, क्योंकि भाई जान है तभी तो आगे पढ़ाई होगी। लेकिन बिल्कुल सही है, ऑफलाइन ही एक शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे कि हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं और उनको हम तैयार करा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, एकदम टफ कंपटीशन है। देखिए, जो बच्चा अच्छी एजुकेशन ले रहा है, एकेडमिक जो अच्छे जगहों से पढ़ के आ रहा है, उनके लिए तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, गांव गांव का बच्चा है, रूरल एरिया से आया हुआ बच्चा हमारे यहाँ आता है, जिसको कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया और इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है, ऐसा बच्चा भी हमारे यहाँ नीट में रैंकर्स होता है, हमारे आईआईटी में रैंकर्स होता है। मुझे यूपी बोर्ड के तमाम बच्चे याद आते हैं जो आईआईटी से पढ़ के, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद आज दुनिया के बहुत बड़े कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो शायद मैं समझ पा रहा हूं, अगर ये ऑफलाइन एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता तो शायद ऐसे बच्चे इससे वंचित रह जाते। तो ऐसे समाज के ऐसे लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, उनको अगर समाज में आगे बढ़ाना है तो ऑफलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है वही उनको आगे बढ़ा सकता है। देखिए, जहाँ तक ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, तो दोनों में अलग अलग पेनिट्रेशन है। तो अगर ये देखा जाए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में किसको बेहतर माना जाए, तो आपकी क्या राय होगी इस पे? देखिए, बेहतर तो समय का है कि क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। जब हमें लगता है कि ऑफलाइन एजुकेशन हमारा विकल्प नहीं है तो हमें ऑनलाइन करना चाहिए, और दोनों ही अपने अपने टाइम पे ठीक है। जो विकल्प आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो उसको आप ऑप्ट करें। देखिए, जहाँ तक आपने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ये कहा, मतलब ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में आपने ये कहा कि उसमें एक्सप्रेशंस दिखते हैं स्टूडेंट्स के, और उनके हाव-भाव दिखते हैं, जेस्चर दिखते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस में भी ये संभव है कि उसमें भी आप वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि वो क्या कह मतलब वो समझ पा रहे हैं आपके पढ़ाए हुए को या नहीं समझ पा रहे हैं। वो जेस्चर वगैरह तो वीडियो कॉल में भी दिख जाते हैं ऑनलाइन। तो फिर ये बेहतर कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर मेरे क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो लगभग 90% बच्चों को मैं नाम से जानता हूँ। और ये ऑनलाइन क्लासेज में 2 साल मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया। मुझे लगता है कुछ 5-10% बच्चों का नाम मैं जानता था, और जिनका नाम मैं जानता था वो आज मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं, मैं उनको नहीं पहचानता कि नाम किसका था। दूसरी चीज ये है कि बच्चे जब ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो एक दूसरे के कंपटीशन बहुत अच्छा करते हैं। एक दूसरे को कैसे आगे निकलने की जो होड़ होती है, ये प्रतिस्पर्धा जो उनके अंदर है, वो उनसे कंपटीशन निकलवाता है। वो सोचते हैं कि मैं क्लास में जा रहा हूं, अगर मेरा काम पूरा नहीं है, मेरे को चीजें नहीं आ रही हैं, तो मैं कैसे फेस करूंगा अपने दोस्तों को, कैसे फेस करूंगा अपने टीचर्स को। और ये फेस करने वाली बात
मेरे ख्याल से ऑफलाइन में ही होती है। देखिए जैसे कि हमारी रिसर्च टीम ने पता किया, तो उसमें ये बात निकल के आई मतलब ये हमें जानकारी मिली कि इस कोविड पैंडेमिक के दौर में भी अ, आपके काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिले आपके स्टूडेंट्स के। कुछ एक नाम भी मैं जो पढ़ पा रहा हूँ अपने रिसर्च में जो मुझे मिले हैं पेपर, मिराज करके एक छात्र है और ऐसे कई सारे सिलेक्शंस। तो ऐसा क्या पैटर्न है? अमित त्रिपाठी का क्या पैटर्न है, क्या स्टाइल है, जिससे इस इतने बेहतर सिलेक्शन मिल पाते हैं, स्टूडेंट चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं? देखिए, मैं आपके रिसर्च टीम को बहुत ही बधाई देता हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी रिसर्च करी है आपने। अ, मोहम्मद मिराज जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ। मोहम्मद मिराज का केमिस्ट्री में नीट एग्जाम जो अभी हुआ है, उसमें 176 मार्क्स था आउट ऑफ 180। केवल एक क्वेश्चन उसने छोड़ा और टोटल 677 मार्क्स था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 170 के ऊपर इस बार भी थे, पिछले साल भी थे। अब यहां पर मैटर ये करता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्या पढ़ना है, उसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो अच्छा लगता है, जो समझ में आने लगता है, उसको पढ़ने लगते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, जो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे वो एग्जामिनेशन में भी आने वाला है। तो 20 सालों के अनुभव में हमने जो सीखा है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसको पढ़ाने से बच्चे का टाइम खराब होता है। और मैं तो ये भी कहता हूं, शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसी चीज को पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज को पढ़ा रहे हैं जो केवल और केवल इंटरेस्टिंग होने की वजह से पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, किसी का टाइम वेस्ट करना ऐसे बच्चे का जो अगले कुछ दिनों में कंपटीशन देने जा रहा है। तो अगर आप उसके साथ ऐसा करते हैं तो एक क्राइम है। तो बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये तय करें कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो करिकुलम में है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कितने आवर्स आपको थ्योरी को देना है, कितने आवर्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस को देना है। और जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज, कैसे टेस्ट देना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते। प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए। टेस्ट पेपर तो आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे नेट पे जगह जगह, लेकिन क्या वो टेस्ट पेपर में डाले गए क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में आपको मार्गदर्शन कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। कोई भी टेस्ट पेपर कर देना, कोई भी असाइनमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, कोई भी बुक सॉल्व कर लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। प्रिपरेशन के लिए टू दी पॉइंट और फोकस्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए, और उन्हीं कोचिंग से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं को बहुत ज्यादा अच्छे रैंक मिल रहे हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात आपने पैटर्न की कि पढ़ाई का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो जैसे आपके संस्थान की बात करें, एटीसी अमित त्रिपाठी क्लासेस, तो अमित त्रिपाठी क्लासेस का क्या पैटर्न है? उनका क्या ओरिएंटेशन है? देखिए, एक हमारा स्लोगन है, ब्रांड्स डू नॉट टीच, टीचर्स डू। हम क्लास में जो पढ़ाते हैं उसका कंटेंट पहले से हम प्रिपेयर करते हैं। हमारा हमारे पास बहुत बड़ी R&D टीम नहीं होती। तो हम सब लोग जो अपने अपने शहर के लोकल टीचर हैं, पूरे इंडिया में जगह जगह पे काम कर रहे होते हैं, वो टेस्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन डालना है वही टीचर डालता है जो क्लास में पढ़ा रहा होता है। हमें पता होता है कि हमारे बच्चों को किस लेवल की प्रिपरेशन है, उसी के अकॉर्डिंग उनका हम टेस्ट लेते हैं, उनको इंप्रूवमेंट करते हैं डे बाय डे। अगर क्लास का लेक्चर लेने वाला कोई और है, स्टडी मटेरियल बनाने वाला कोई और है, टेस्ट पेपर बनाने वाला कोई और है, तो ये आपस में प्रॉपर सिंकिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते थे वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि पेपर्स को बनाते समय, असाइनमेंट्स को बनाते समय कैसे क्वेश्चंस को रखा जाए, क्लास में जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसके सीक्वेंस में सारी चीजें हो, और कैसे चीजें बच्चों को याद रहे, उसके लिए हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं आज इस छोटे से इंटरव्यू में आपको नहीं बता सकता, पूरा 20 साल का एक हमारा बहुत अच्छा प्रयास है हमारा और हमारी टीम का। और जो कि आप रिजल्ट की चर्चा कर रहे थे, तो रियली आज मुझे लगता है कि हमारे इन सारे प्रयासों की वजह से ही आज हम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। हाल ही में जब नीट के रिजल्ट आए, तो
एटीसी एक खास तरह से चर्चा में रहा, अमित त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लासेस या अमित त्रिपाठी एक खास तरह से चर्चा में रहे। एक सिलेक्शन हुआ था, जिसके बारे में लोगों का ये मानना था, काफ़ी लोगों का ये मानना था कि वो सिलेक्शन संभव ही नहीं है। तो क्या आप वो हम चाहेंगे कि आप खुद ही वो स्टोरी हमसे साझा करें, तो बेहतर रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं पूरे दिल से बता रहा हूं। ये जो काम है, जो मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, ये मेरे लिए व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। ये मेरे लिए ईश्वर के आराधना के तुल्य है। इस बात को महसूस करता हूं मैं, और उसी तरीके से मैं काम करता हूं। एक बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो और अचानक से उसको ब्लड कैंसर हो जाए, मैं समझ रहा हूं आप आशीष रंजन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ब्लड कैंसर हो जाए और 2 महीने की तैयारी के बाद अचानक गायब हो जाए। उसको मैंने बुलाया कि बेटा तुम्हारी क्लासेस क्यों रुक रही हैं? तो उसने बताया कि सर मैं कैंसर में कीमोथेरेपी करा रहा हूं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये केवल नहीं है कि वो नीट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी जिंदगी को वापस वो पा जाए। ये बहुत बड़ा समय था मेरे लिए, जब मैं अपने विद्यार्थी के लिए मैं सुन रहा हूं कि उसका कीमोथेरेपी हो रहा है। वो नीट एस्पिरेंट है, मेरे पास वो प्रिपरेशन करने आया था और आज वो जिंदगी से जूझ रहा है। ऐसे कंडीशन में मैंने जो कुछ भी गाइड किया होगा, वो मैंने नहीं, ईश्वर ने मेरे से करवाया होगा। ईश्वर ने मेरे से करवाया होगा, यही मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ अपना योगदान नहीं। जो भी मेरे शब्द, जैसा कि उसने मेरे को बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि 2nd फेज का कैंसर है और वो कैंसर रिकवरेबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, और वो ठीक हुआ उसका, और फाइनली वो 606 मार्क्स नीट में गेन करके अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन भी लिया उसने। तो मैं आपको बताऊं कि जब उसने अपने डॉक्टर को बताया कि सर आप तो कह रहे थे कि ये रिवर्सिबल नहीं है और हमारा ठीक हो रहा है, उसने यही बोला कि उसके डॉक्टर ने बोला कि कोई कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन है, ईश्वर की कृपा है जो चमत्कार हुआ। तो उसने बताया कि हमारे सर ने हमें बहुत गाइड किया। मैंने उसको एक शब्द बोला था, मैं आपको हर बच्चे के लिए इंस्पिरेशनल है, एक शब्द मैंने बोला था, और बस इतना ही बोला था कि बेटा तू एम्स में जाता है ना इलाज कराने, अपना कीमोथेरेपी कराने, वहां पे जो डॉक्टर्स तुम्हारा इलाज करते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट, उनमें एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनको कैंसर था, उन्होंने कैंसर से लड़ा और वो कैंसर के इलाज करते हैं, वो डॉक्टर हैं। पता नहीं ये बात, बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे लोगों को बताते हैं, लेकिन पता नहीं ये बात कैसे उसके दिल में घर कर गई कि वो बच्चा भूल ही गया कि मैं यहां पर कैंसर का इलाज कराने आ रहा हूं। वो उसके मदर फादर कहते थे कि जब भी एम्स के अंदर घुसता था, वो एंट्री करता था, तो बस वो बोर्ड पढ़ता रहता था कि कौन से ऑन्कोलॉजिस्ट है, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। और उस पॉजिटिविटी ने, उस जिंदगी को बदलने वाले उस मन में जो भाव है, उसने उसके कैंसर को भी ठीक किया और उसको फाइनली नीट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में, इतना टफ कंपटीशन है, उसमें उसको क्वालिफाई कराया। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मेरा ये काम मेरे लिए बिल्कुल ईश्वर की आराधना के तुल्य है, और जो कुछ भी शब्द मेरे मुंह से निकले होंगे और उस बच्चे के दिमाग में जाके उसने एक्सेप्ट किया होगा, वो सब ईश्वर की, मां शारदा की कृपा है। चलिए, अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में पहुंचते हुए, दरअसल क्या होता है कि कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। एक दौर, एक क्षण ऐसा आता है उनके जीवन में कि उनको सफलता नहीं मिल पाती है और वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, अवसाद में जाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कुछ एक मोटिवेशन या कुछ सीख या कुछ सुझाव के तौर पे आपका क्या कहना है? देखिए, सिलेक्शन नहीं होने पे फ्रस्ट्रेट होना, कुंवर विजयन साहब कहते हैं कि किसी काम को करने की चाहें पहले आती है, जैसे बच्चे को गोदी लेना हो तो बाहें पहले आती हैं। हर कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। फेल्योर होना लाइफ में हर इंसान को किसी न किसी जगह पे होना होता है। नीट के एग्जामिनेशन में, आईटी के एग्जामिनेशन में फेल्योर होना भी एक इसी तरह का एग्जाम्पल है। इसको आप अपने जिंदगी के बहुत बड़े फेल्योर से नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था सिलेक्शन लेना,
और आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आगे चल के आप किसी भी काम को करने से पहले आपके मन में एक नेगेटिव बात रहती है कि उससे मैं क्वालिफाई नहीं किया था। इसलिए आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है। तो सिलेक्शन जब लेना जरूरी है, जब आप ये समझ रहे हैं कि सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर आपको क्या करना है? उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए आज के डेट में बैठ के कि ऐसे कौन कौन सी मेरे अंदर कमियां हैं जो मेरे को सिलेक्शन लेने से रोक रही हैं। उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए कि ये क्या क्या मेरे ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। उनकी लिस्ट बनाइए, डेली उस पर डिस्कशन करिए कि आज से ये गलती मैंने करना बंद कर दिया, आज से ये काम मैंने बंद कर दिया है। ये सब मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता था, अब वो मेरे लाइफ से खत्म हो गए। और ये प्लान बनाए कि एक हफ्ते के अंदर वो सारी कमियां हम दूर कर लेंगे, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। मैंने गांव-गांव के ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कराया है, बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ईश्वर की कृपा रही है उनके ऊपर, जो बिल्कुल उनका एकेडमिक लेवल बिलो था, उनको हिंदी मीडियम के वो थे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। केवल और केवल उनका आत्मविश्वास उनको सिलेक्शन कराया है। आत्मविश्वास की जरूरत है, आपके मन में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में कोई नेगेटिव पर्सन है, उसको भी अवॉइड करिए, चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो। तो एक पॉजिटिविटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है। जैसा आप कोई बल्ब देखते होंगे तो आपके दिमाग में क्या चलता है? हमें तो यही लगता है कि बल्ब रोशनी देता है। बस आम तौर पे उसको रोशनी देने का ही एक हम लोग सोर्स मानते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो एडिशन की कहानी चलती है। एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था एडिशन का। एक पत्रकार ने पूछा कि 1200 से अधिक एक्सपेरिमेंट आपने किए बल्ब बनाने के और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बताइए इस फेल्योर से क्या आपको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ? तो एडिसन ने कहा कि पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा देखिए। एडिसन ने कहा कि हमने 1200 ऐसे तरीके लोगों को बताए जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो ये है पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा और ये है मोटिवेशन। जो बच्चे फेल्योर होते हैं, ये एडिसन की एक लाइन को याद रखें, उनकी जिंदगी में हमेशा एक सीख मिलती है कि कौन कौन ऐसे कारण थे जिन्होंने हमें सफल होने से रोका है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया और काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिलेगा, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ बेहतर समझने, सीखने और अनुभव करने को मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया और मुझे लगता है कि ये हमारे नीट और आईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगा, इंस्पिरेशनल होगा। आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच।